केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए बेटा, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री इज एक्चुअली द इंटरप्ले ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, कंपाउंड्स। ये सब चीजें हम नाइन्थ में पढ़ के आए हैं कि जो एटम होता है दैट इज द बेसिक आपका जो एक आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी एक केमिकल कंपाउंड की। अब नेचुरल सी बात है, जो भी वो एटम्स थे दे वर रनिंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। मैं आपको ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि जब भी वी आर स्टडिंग साइंस, बी इट केमिस्ट्री, बी इट बायोलॉजी, बी इट फिजिक्स, एवरीथिंग जो है वो सब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। एंड इन केस ऑफ केमिस्ट्री, जब हम केमिकल्स के बारे में बात करते हैं तब वो स्टेबिलिटी आती है उनके जो बैलेंस शेल होता है। बैलेंस शेल मतलब जितने उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उसको कुछ ऑर्बिटल्स में अरेंज कर देते हैं। वो ऑर्बिटल्स जब हम अरेंज करते हैं, जो उसका लास्ट शेल आता है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट्स को हम स्टेबल मानते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिर्फ आपका हाइड्रोजन और हीलियम जो है दे आर एलिजिबल। बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए ऑक्टेट रूल चलता है, मतलब इनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है इन ऑर्डर टू बी स्टेबल। तो वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, ऑब्वियसली जो एलिमेंट्स हैं दे आर लाइक गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो या तो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या फिर लूज करते हैं। इन केस दे हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बैलेंस शेल, तब वो प्रेफर करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाती हूँ तो इट्स 281। जो फॉर्मूला होता है, हाँ जी मनन। पर आपने कहा था कि हाइड्रोजन और हीलियम ही एलिजिबल होते हैं और टू टू एटम्स हाँ के जी हाँ जी हाँ जी उस बिल्कुल। शेल के। हाँ पर जी जैसे ऑक्सीजन है उसके पास 8 है, तो टू टू पहले शेल में तो 2 ही है। हाँ जी, लेकिन हमने वैलेंस शेल देखना है। जो हाइड्रोजन और हीलियम के पास होता ही एक शेल है, सिर्फ एक शेल होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हीलियम का होता है 2। तो उसमें क्या होता है, वो सिर्फ फर्स्ट शेल भरता है, उससे सिर्फ फर्स्ट शेल फिल हो रहा है। तो इसका मतलब उनका जो वैलेंस शेल है वो फर्स्ट शेल ही बन गया। और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। दीपांशु, क्या फॉर्मूला होता है बेटा फॉर फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स? आई थिंक इट्स 2n², हाँ जी। है ना? तो n क्या होता है, इट्स योर नंबर ऑफ ऑर्बिटल। जो भी आपने नंबर देना है, जैसे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो ये आपका n बन जाता है। तो अगर आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हो, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इंटू वन, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू वन 1, मतलब 2 इंटू वन 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके शेल में आएंगे। तो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो आ ही नहीं सकते, सो दे फॉलो ड्यूप्लेट रूल। ठीक है मनन? यस मैम। ठीक है, तो आई थिंक आई शुड मूव ऑन। अब ये जो चीज थी कि मैंने आपको बताया, जिन एलिमेंट्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं वैलेंस शेल में, दे प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। एंड जिनके पास 4 से ज्यादा बट 8 से कम होते हैं, वो दे प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और जो जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, they would neither lose electrons nor they would gain because they are already stable। उनकी वैलेंसी 0 मानी जाती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करते हैं या फिर वो लूज कर रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज इट्स वैलेंसी, या फिर हम उसे उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बोल देते हैं। सो ऑब्वियसली वो जो एलिमेंट्स हैं, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, वो एक दूसरे से रिएक्ट करते रहते हैं, बिकॉज कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो कुछ होंगे वो गेन कर लेंगे। सो इसी तरह से केमिकल रिएक्शन होती, जो ये एलिमेंट्स आपस में दे आर reacting with each other, that is actually your chemical reactions are being taken place. So if I have to define the chemical reaction, it's a process in which new substances are being formed and the new substances are particularly with the new properties. तो जो आपके सब्सटेंस बन रहे हैं वो ऑल टुगेदर उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी वाटर। हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टेबल गैस होता है, ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है। और जो आपका वाटर, जो एंड प्रोडक्ट बना इसका वाटर, वो क्या है, वो कंबशन को स्टॉप करता है। सो तीनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो गई। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, इसे हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। देन आपको एक एरो आता है, एरो डिनोट्स कि आपकी जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। और जो आपका वाटर बना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, वो आपका प्रोडक्ट बना। वाटर की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग हैं, इसका मतलब न्यू प्रॉपर्टीज बनी है, न्यू सब्सटेंसेस बने हैं और न्यू प्रॉपर्टीज बनी है। इसके अलावा जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर में आती हैं या जिन्हें आप देख के कह सकते हो कि यस देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बीइंग टेकन प्लेस।
जैसे कोई केमिकल चेंज हो रहा है, देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आपके एटम्स की अरेंजमेंट चेंज हो गई, देन आपके जो पुराने केमिकल बॉन्ड्स थे वो टूट रहे हैं और नए केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं। बॉन्ड्स का मतलब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक अलग कंपाउंड है, जब आप इसको हीट करोगे आपको दो अलग चीजें मिल जाएंगी, मतलब वो ब्रेक डाउन हुआ एंड यू गॉट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो पुराने केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। सो एक केमिकल इक्वेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें हमारे होते हैं रिएक्टेंट्स, मतलब जो आपके रिएक्ट कर रहे हैं। सो दे आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स। एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट्स? Products are the new substances which are being formed which are being produced in a chemical reaction. ये बन रहे हैं, ठीक है। Reactants जब आपस में they interact with each other, resulting in the formation of products. Clear है? Yes. क्लियर बेटा? दीपांशु क्लियर है बेटे? यस मैम। ठीक है। शीतल आपको क्लियर है बेटा? चलिए, सो फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो क्या हो रहा है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। देखिए, मैग्नीशियम डिनोटेड बाय Mg, व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये dazzling व्हाइट कलर का होता है, dazzling व्हाइट कलर से ये जलता है, ठीक है। लेकिन जब भी आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है तो उससे पहले हमें उसे साफ करना पड़ता है बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम है इट इज क्वाइट रिएक्टिव एलिमेंट, और ये क्या करता है? इट रेडिली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उस रिबन के ऊपर ना ये लेयर आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो होगा मैग्नीशियम वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता जा रहा है, लेकिन जो इंटरनल लेयर है वो बच गई, क्योंकि उसके ऊपर ये लेयर आ गई तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का कांटेक्ट नहीं हो रहा, इस वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। सो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द रिएक्शन आपको पहले सैंड पेपर से उसको रिमूव करना पड़ता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को, और जब आप उसको बर्न करते हो यू विल गेट अ dazzling व्हाइट कलर की लाइट। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो चलें नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, जो केमिकल रिएक्शंस है ऑब्वियसली वी आर स्टडीइंग बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। बहुत तरह की केमिकल रिएक्शंस हमारी आसपास होती हैं। क्या कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? शीतल? Formation of curd. हाँ, कर्ड बन रही है। क्या शीतल आप कोई बता सकते हो कोई रिएक्शन जो आसपास आप देखते हो? कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है जैसे? हाँ जी बेटा, एवरीवन इज देयर और नॉट? Yes, ma'am. हाँ जी दीपांशु, मुझे दो बेटा एग्जांपल, कोई भी रिएक्शन जो कोई भी केमिकल चेंज आप अपने आसपास देखते हो। हाँ जी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड। यस, बर्निंग ऑफ वुड। शीतल, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस एक्चुअली। देखो, ठीक है। ये टैप वाटर में क्या बताना चाहते हो, कैसी केमिकल रिएक्शन हो रही है? दो केमिकल रिएक्शन होती है ना इसमें। क्या होती है बताओ? मैम इतना याद नहीं था कुछ में। हाँ, कुछ था, ऐसा नहीं था। आपकी फूड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी 2 मिनट रुको तो बताता हूँ मैं। चलिए, सो आपकी जो रिएक्शंस है डेली लाइफ में जो हो रही हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बर्निंग ऑफ वुड, देन फूड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये हमने किया है और अभी पढ़ा है। तो दीज आर ऑल एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर बीइंग टेकन प्लेस। अब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, हो रही है, इट इज ओके, बट हाउ कैन वी मेक आउट कि एक जो चेंज हुआ है दैट इज अ केमिकल रिएक्शन? क्योंकि देखो, जैसे अब कर्ड बनी, इट्स ओके, हमें दिख रहा है कुछ, है ना, वी आर एबल टू सी द चेंज। दूध जो था दैट वाज लिक्विड, जब वो कर्ड बन जाती है वो सेमी सॉलिड हो जाता है, और दूध में देयर इज नो स्मेल, उसमें आपको थोड़ी सी खट्टी स्मेल आती है। सो दीज आर सम चेंजेस जिससे आप मेक आउट कर देते हो कि यस, देयर हैज बीन अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज बीन टेकिंग प्लेस ओवर दैट प्लेस। सो सबसे पहले जो एक कैरेक्टर, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे जिसमें से
या तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर प्रेजेंट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में, या फिर आपके कोई एक फीचर भी हो तब भी वी से इट कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज बीइंग टेकन प्लेस। सो सबसे पहले जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब क्या है, गैस का बाहर निकलना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ जी मनन, व्हाट यू वर सेइंग? मैम की एवोल्यूशन ऑफ गैस जरूरी होती है, मतलब एक नहीं, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि हो सकता है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो सकता है इसमें से ओनली वन इज देयर, हो सकता है टू आर देयर। सो इट एनी वन की प्रेजेंस भी हमें ये जस्टिफाई करने के लिए हेल्प करती है कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुई कि हो सकता है उसमें से कोई गैस इवॉल्व हो रही हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जिंक प्लस डाइल्यूट जिंक plus dilute H2SO4 will give me zinc sulfate along with evolution of hydrogen gas। ये जो एरो बनाया है, एरो जिसका हेड जो है इट इज अपवर्ड्स, दिस डिनोट्स गैस। ठीक है, जब हमारा एरो जो है ऊपर की तरफ इशारा करता है सो दिस विल डिनोट ये गैस है। अब आप मुझे बता सकते हो कि ये एरो इन्होंने पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपवर्ड्स ही क्यों लिया? क्योंकि गैस हमेशा अपवर्ड्स जाती है। यस, गैस जो है इट इज लाइटर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। स्टेट ऑफ मैटर होते हैं ना, तीन हमारे स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आउट ऑफ दीज थ्री जो आपका गैशियस कंपोनेंट है या जो गैशियस स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज लाइटेस्ट। उसकी जो वजन होता है वो हल्का होता है, तो वो क्या करता है ऊपर फैलता जाता है क्योंकि उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। वॉल्यूम फिक्स ना होने की वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो वेरी करती रहती है। इसी वजह से एवोल्यूशन को हमें एवोल्यूशन ऑफ गैस को डिनोट करने के लिए वी हैव एन एरो व्हिच इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि हाउ विल यू एक्सपेरिमेंटली शो दिस। हमने क्या किया, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, उसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 भरा। डाइल्यूट H2SO4 के अंदर वी पुट थोड़ा से जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए। ओके, जिंक ग्रैन्यूल्स जब आप इसमें डालोगे तो नेचुरली यही वाली रिएक्शन होगी। जब ये वाली रिएक्शन होगी तो बबल्स निकलेंगे कुछ। ओके, जब वो बबल्स निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बर्निंग स्प्लिंटर ले आते हैं। तो बर्निंग स्प्लिंटर जो है ना वो और तेजी से बर्न करता है। तो दिस शोज कि आपका जो गैस है वो हाइड्रोजन बना है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टिबल गैस है। क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? दीपांशु आ गया बेटा समझ में? शीतल अब आप सुन पा रहे हो बेटा? हाँ जी शीतल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यू गेटिंग माई वॉइस? पर मुझे आपकी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप सुनते रहो, वीडियो ऑफ कर दो। कई बार ऐसे होता है नेट के सिग्नल्स वीक होते हैं, तो आप वीडियो ऑफ कर दो, ऑडियो ऑन रखो सो दैट आप मेरी आवाज सुन सको। ठीक है, अभी अब आपको आवाज आ रही है तो जस्ट रेज योर हैंड कि हाँ मुझे आवाज आ रही है, सो दैट आई एम एबल टू गेट कि आपको ये चीज आ रही है। अदरवाइज लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, सो नीड नॉट वरी। ठीक है, चलिए। सो अब मैंने आपको ये बताया, यू वर नॉट देयर, आई टॉक्ड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट व्हिच शोड मी द एवोल्यूशन ऑफ गैस। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो मुझे दिखा रहा है कि यस, वो मुझे दिखा रहा है कि भाई, ठीक है, वो मुझे ये शो कर रहा है कि हमारा जो जिंक सल्फेट और जिंक और डाइल्यूट H2SO4 का जो इंटरेक्शन है दैट विल लीड टू एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली शो किया कि कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, उसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला, उसके बाद उसके अंदर हमने थोड़े से जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए जिसकी वजह से बबल्स जो हैं वो लिबरेट होने शुरू हो गए। तो जब आप उसके पास एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाओगे तो वो एकदम से बढ़ेगा। सो दिस शोज कि जो आपने जो गैस बनाई, वो जो गैस है इट विल बर्न विद दैट बर्निंग स्प्लिंटर। तो क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है इट इज अ कंबस्टिबल गैस, तो दिस शोज कि देयर इज एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। या फिर अगर आप हमें ये नहीं प्रूव करना कि हाइड्रोजन ही बन रहा है, तो ये जो बबल्स हैं यही हमें शो कर देंगे कि हाँ जी एक गैस एवोल्यूशन जो है इवॉल्व हो रही है। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन।
मतलब एक रिएक्शन जिसमें आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक थी कि आपका कोई गैस इवॉल्व हो रहा है, नंबर 2 है कि प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट बनने से में कैसा होता है, देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज पोटेशियम आयोडाइड प्लस PbNO3 which is lead nitrate, it will give me lead iodide plus potassium nitrate। ये जो lead iodide है, it's a yellow precipitate। अब मैंने इसका एरो डाउनवर्ड्स किया है। दीपांशु मुझे बताओ, मैंने एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड क्यों लिया है? हाँ जी बेटा, हाँ जी मनन। मैम क्योंकि मैम वो प्रेसिपिटेट है तो वो सिंक करेगा। यस, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है, वो नीचे बैठेगा, तो इसीलिए हमने जो एरो दिया है इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, और इसका जो कलर है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, जो लेड आयोडाइड बन रहा है इट इज ऑफ येलो कलर। नेक्स्ट मैंने आपको एक इक्वेशन और दी है जो इसको शो कर रही है हमारी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक को। बेरियम क्लोराइड plus H2SO4 will give me barium sulfate which is a white precipitate along with 2 HCl, two molecules of hydrochloric acid। ठीक है, बेरियम सल्फेट जो है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है और लेड आयोडाइड जो है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। क्लियर है बेटा? ठीक है दीपांशु, चले बेटा आगे। ठीक है जी, चलो अब है बेटा नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है वो है चेंज इन कलर। कलर में चेंज आता है, जैसे अभी हमने ऊपर भी देखा, आपने जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन देखे उसमें भी कलर चेंज था। इसके अलावा क्या कलर चेंज होता है, अगर आप सिट्रिक एसिड और एक पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट को इकट्ठे रिएक्ट करवाते हो तो कलर जो है चेंज हो जाता है। जो आपका पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट था वो कलरलेस बन जाता है। सो देयर इज अ चेंज इन कलर। वो एकदम से आपको पोटेशियम परमैंगनेट लिया, वो पर्पल कलर का होता है, उसमें आप नींबू निचोड़ दो, जैसे आप नींबू आप उसके अंदर स्क्वीज करोगे, आपका जो वो पर्पल कलर था एकदम से इट विल वैनिश ऑफ एंड जो सोल्यूशन होगा वो आपको बिल्कुल कलरलेस मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हो और उसके अंदर आप सल्फर डाइऑक्साइड मूव कराओ या फिर उसके अंदर आप डिसॉल्व करवाते हैं तो कलर चेंज आता है ऑरेंज टू ग्रीन। सो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कांटेक्ट में जाती है तो देयर इज अ कलर चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन कलर। अब जो आपकी अगली जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ रहा है वो है चेंज इन टेम्परेचर। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि उस केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें चेंज इन टेम्परेचर होता है। मतलब दो तरह से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं रिएक्शंस को, या तो होती है एक्सोथर्मिक या होती है एंडोथर्मिक। अब एक्सो मीन्स आउट, ठीक है, एक्सो का मतलब होता है आउट एंड थर्मिक मीन्स हीट। एंडो मीन्स इन एंड थर्मिक मीन्स हीट। अब जिस रिएक्शन में हीट जो है वो आउट हो रही है, मतलब हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So the reactions in which heat energy is being produced, those reactions are called as exothermic reactions। इससे सीधा सीधा मतलब ये है कि एकदम से उनका टेम्परेचर जो है वो काफी राइज कर जाएगा। जैसे हमने अभी पीछे एक रिएक्शन की थी, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 will give me zinc sulfate plus H2 प्लस इंक्रीज इन टेम्परेचर। काफी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट काफी जो बीकर है वो आपका गर्म हो जाएगा। देन आपका आता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, द रिएक्शन इट रिक्वायर्स हीट इन ऑर्डर टू रिएक्ट, मतलब उसको आपस में इंटरैक्ट करने के लिए यू नीड टू गिव एनर्जी। अब वो एनर्जी हम इसको हीट की फॉर्म में दे रहे हैं, या आप कह सकते हो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड विल गिव मी बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में आपको हीट जो है वो देनी पड़ेगी, वो लिबरेट नहीं होगी, यू आर प्रोवाइडिंग द हीट एनर्जी। देन कम्स देयर कैन बी चेंज इन स्टेट। आपकी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कोई एक स्टेट चेंज हो सकती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, देन गैस से सॉलिड, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी बात करते हो, हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें क्या है, एक गैसियस होता है रिएक्टेंट, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, एक सॉलिड आपको ग्लूकोज मिल जाता है ना। इसी तरह से जब रेस्पिरेशन हो रही है, जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो भी गेट इन हमें गैसियस एंड प्रोडक्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो रिएक्शन में क्या होता है, स्टेट ऑफ चेंज हो सकता है। तो क्या क्या आपने कैरेक्टरिस्टिक्स की, वन बाय वन मुझे बताओ। दीपांशु पहली हमने क्या की थी,
हाँ जी बेटा, फर्स्ट देयर वाज एवोल्यूशन। हाँ जी मनन आप बोलो। evolution of gas. यस नेक्स्ट। Next, precipitate formation. यस नेक्स्ट। Then चेंज इन, heat, हाँ चेंज इन change टेम्परेचर, in color, चेंज इन फिर change in कलर temperature. एंड चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी केमिकल इक्वेशन पे। हमने अभी बात की थी रिएक्शन। अब देखो, अगर सपोज जो मैंने अभी तक ऊपर लिखे, जो भी मैंने रिएक्शन ऊपर जो भी राइट डाउन किए, जैसे जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस H2, अब मैंने लिखा तो है Zn और मैं बोल इसको क्या रही हूँ जिंक। इसी तरह से मैंने लिखा तो H2SO4 है और मैं बोल इसको क्या रही हूँ हाइड्रोक्लोरिक सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या हो रहा है कि हम जब भी एक रिएक्शन जो हो रही है उसको हम किसी सिंबल या फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, बिकॉज इट बिकम्स मोर इजी एंड मोर कन्वीनियंट टू डील विद दैट। क्योंकि अगर हम ये पूरा पूरा नाम लिखेंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी रिएक्शन लिखना है तो बहुत बेसिक रिएक्शन है। जब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है या फिर हम कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाते हैं, उस केस में आप अगर पूरे पूरे नाम लिखेंगे तो काफी लंबी रिएक्शंस हो जाती है लिखने में। So we represent those chemical reactions with the help of symbols and formulas. तो जैसे हीट मुझे लिखना है तो उसका हम सिंबल बना देते हैं, हमें हाइड्रोजन लिखना है हमने उसका सिंबल बनानी है, तो जो जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं हम उसके सिंबल्स और फॉर्मूलाज को लेके उससे हम केमिकल रिएक्शन को डिनोट करते हैं। सो दैट डिनोशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज योर केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी। अब एक सबसे बड़ी चीज जो होती है हमारे केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या आती है, दैट आपका इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बहुत थॉरोली फॉलो किया गया है, बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। वो कैसे फॉलो करते हैं कि ये कहता क्या है, पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हम मास को ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका ये मतलब बना कि जो हमारी रिएक्टेंट साइड है, मतलब जो भी रिएक्टेंट साइड है उसका मास और प्रोडक्ट साइड का जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी इक्वल, क्योंकि यहाँ पे अगर एक जिंक का एटम है तो यहाँ पे भी एक है, ये देखो। अगर यहाँ पे एक सल्फर है तो यहाँ पे भी एक सल्फर है। अगर यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। सो दिस मीन्स अगर मेरे यहाँ पे टोटल मास सेम है रिएक्टेंट साइड पे, तो प्रोडक्ट साइड पे भी उतना ही होगा। तो हम मास तो मेजर करते नहीं है, हम क्या करते हैं नंबर ऑफ एटम्स से उसको बैलेंस करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, हर कंपोनेंट के जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के प्रेजेंट है, यहाँ पे जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं हमें उसका नंबर जो है वो दोनों साइड से इक्वल रखना होता है। क्लियर है ये बात? दीपांशु बेटा क्लियर है ये चीज? दीपांशु आपको सुन रहा है बेटा? मेरी आवाज सुन रही है? यस मैम। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है? यस मैम, रुक रुक के आई आपकी आवाज मैम। अच्छा, रुक रुक के एक सेकेंड रुकोगे, मैं चेक कर लेती हूँ। मनन आपके पास भी रुक रुक के आ रही है? No. शीतल आपके पास मेरी आवाज कंटिन्यू आ रही है? चलो, आई थिंक आई शुड मूव ऑन। तो अभी इससे हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया द नंबर ऑफ आपका नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, ठीक है, शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। सो इससे क्या होगा, जो उनका मास होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि हमने देखो हम मास को ना तो बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे अगर 3 kg का कुछ घपला किया तो इट विल नॉट बी डन, वो चीज गड़बड़ मानी जाएगी और वो केमिकल इक्वेशन जो है इट इज गुड फॉर नथिंग। अगर आप एक इक्वेशन लिख रहे हो और वो बैलेंस नहीं है तो इट इज जस्ट इक्विवेलेंट कि आपने कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, मतलब 0 मार्क्स देगी आपको। बैलेंसिंग जो है वो मस्ट है। अब बेटा देखो एडवांटेजेस क्या होते हैं कि अगर आप एक केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट।
सबसे पहले आप हमें उसका फिजिकल स्टेट पता चल जाता है, बिकॉज हम सिंपल फॉर्म में LGS लिख सकते हैं, तो दैट विल क्लियरली टेल अस कि वेदर द पर्टिकुलर एलिमेंट इज इन द लिक्विड स्टेट, इज इन द गैसियस स्टेट या फिर सॉलिड स्टेट में है, या फिर अगर कोई हीट चेंज हो रहा है तो नेचुरली आप उसको डिनोट करोगे। अगर वो एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट साइड पे हीट आएगी, अगर वो एंडोथर्मिक है तो वो रिएक्टेंट साइड पे आएगी। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, नेचुरली आपको पता लग गया कि क्या वो गैसियस फॉर्म में है या प्रेसिपिटेट बन रहा है, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, तो उससे आपको पता चल जाता है। डाइल्यूट होता है जब पानी की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सोल्यूट, और कंसंट्रेटेड मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट ज्यादा है, पानी कम है। कंडीशंस क्या चाहिए हमें, जैसे कोई आपको कैटलिस्ट चाहिए है, या आपको कोई प्रेशर चाहिए है, या टेम्परेचर रेंज चाहिए, तो वो सारी चीजें मेंशन होती हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक रिटन फॉर्म में दे रहे हो, तो नेचुरली दैट बिकम्स क्वाइट इजी। कोई अगर सपोज आपने रिएक्शन लिखी है, तो अगर आपका कोई नेक्स्ट उसको स्टडी करता है तो उसके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि वो आप सब चीजें आप एक रिटन फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर रहे हो। क्या क्या कंडीशंस लगी थी, आपने कौन सा कैटलिस्ट लिया, आपको सारी चीजों को थ्योरेटिकली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बेटा आता है कि जो ये केमिकल रिएक्शंस हैं, नेचुरल सी बात है, रिएक्शंस हो रही हैं, अलग अलग तरह की रिएक्शंस होते हैं, तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाए, कंबाइन कर लिया, ठीक है, इसीलिए हम इसका क्या नाम देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, इसमें एक जर्नल हमने फॉर्म दी हुई है, दैट इज A plus B gives me AB। ठीक है, ठीक है दीपांशु, क्या कोई एग्जांपल दे सकते हो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे आपके दो कोई भी दो रिएक्टेंट्स हो, मिलके कोई एक प्रोडक्ट बना दें। जैसे सबसे सिंपल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी वाटर, वाटर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इसमें क्या हो रहा है, आप ये ध्यान से देखो, आपके यहाँ पे यू हैव टू या फिर मोर सब्सटेंसेस, मतलब एक आपका ये सब्सटेंस है, एक आपका ये सब्सटेंस है। सो दिस इज A, दिस इज B, और कंपाउंड क्या बन रहा है, सिंगल बन रहा है। यहाँ पे दो लोग हैं और आपके प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइप क्या इसकी आती है? हाँ जी मनन, ठीक है बेटा, यस मैम। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टाइप आ रही है रिएक्शन की, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज या रिएक्शन इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन, अब इसका क्या मतलब होता है, डी मतलब चले जाना, कॉम्पोजिशन मतलब जो उसकी फॉर्मेशन थी, मतलब उस फॉर्मेशन का टूट जाना, इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि एक कंपाउंड है वो टूट जाता है इनटू टू या मोर सब्सटेंसेस। अब इसमें रिएक्टेंट साइड पे एक आएगा और आपके प्रोडक्ट साइड पे दो या दो से ज्यादा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का बिल्कुल इनवर्स है। AB विल गिव मी A प्लस B। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप इसको हीट करते हो आपको क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बन गया, एक कंपाउंड था। मैम हाँ जी, ये आपने एरो के ऊपर ये साइन क्यों लगा रखा है? कहाँ पे, ये यस मैम। हाँ जी, ये जो साइन होता है इसका ये मतलब है कि हम हीट दे रहे हैं, ये हीट का साइन होता है। जब आपको रिएक्शन को हीट देनी पड़ती है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो उस केस में हम यहाँ पे ट्रायंगल लगा देते हैं ऊपर, तो दिस डिनोट्स कि आप इसको हीट कर रहे हो। ठीक है, तो इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा, पहला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड अप गिव्स मी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इट विल गिव मी कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। देन फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है, ये वाली रिएक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो ये आपको फेरिक ऑक्साइड देता है अलोंग विद SO2 प्लस SO3, और ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, जब आप इसको हीट करते हो तो हमें लेड ऑक्साइड मिलता है विच इज येलो इन कलर अलोंग विद लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन।
ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं दे डिनोट, दे गिव एंड दे सूट इन द एग्जांपल्स एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये आपको एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एग्जांपल्स के तौर पे भी काम आ सकती हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी ये बन जाते हैं। अब देखो बेटा, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है ना, ऑब्वियस सी बात है कि आपको एनर्जी देनी है। अब डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ने के लिए यू नीड टू गिव एनर्जी। अब एनर्जी को हम 3 तरीके से दे सकते हैं। पहला तो होता है हीट, जैसे हमने अभी किया, ठीक है, हर एक के केस में आप हीट दे रहे हो। एंडोथर्मिक। हाँ जी, एंडोथर्मिक। तो दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। हम उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, कि हमने हीट की वजह, हीट की हेल्प से उसको तोड़ा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। दीपांशु, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ना, क्या कोई एक एग्जांपल दे सकते हो? इलेक्ट्रोलाइसिस का ये जी? वाइट येलोइश ग्रीन क्या लिखा है? सॉरी, क्या बोल रहे हो? यूजिंग लाइट एनर्जी। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, लाइट एनर्जी नहीं, हाँ लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, लाइट एनर्जी वाला ठीक है आपका, वो नेक्स्ट हमारी आ जाते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। बिल्कुल ठीक है, जब हम सनलाइट को यूज कर रहे हैं टू ब्रेक डाउन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, जैसे आपका आता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट की हेल्प से उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और हमें क्या मिल जाता है? सिल्वर मिल जाएगा प्लस क्लोरीन मिल जाती है। जो सिल्वर क्लोराइड है वो व्हाइट कलर का होता है, और जो सिल्वर हमें मिलेगा वो ग्रेइश सिल्वर कलर का है, और क्लोरीन गैस येलो कलर की होती है, येलो ग्रीन कलर की मिक्सचर होता है उसका, येलो ग्रीन कलर। सो ये कलर्स आपको याद करने जरूरी हैं। अब ये जो रिएक्शन मैं आपको बोली अभी, सिल्वर क्लोराइड विल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल गिव मी सिल्वर प्लस क्लोरीन, इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आजकल तो वो चीज नहीं होती, पहले के टाइम पे ये यूज होती थी। इसी तरह से एक और कंपाउंड है विच इज सिल्वर ब्रोमाइड, ये पेल येलो कलर का होता है, ये भी सेम वही सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूटता है टू फॉर्म सिल्वर प्लस ब्रोमीन। और ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, क्लोरीन आपकी येलोइश ग्रीन और ब्रोमीन आपकी रेडिश ब्राउन। ठीक है, क्लियर है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है बेटा, हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें NaCl को तोड़ना है तो दैट विल गिव अस Na प्लस Cl2। ठीक है जी। अब आता है व्हाइट वॉशिंग में कौन सी रिएक्शन यूज होती है। आजकल तो बेटा देखो बड़ा इजी काम है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते थे और हमें मिल जाता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको हम लगा देते थे दीवारों पे और इसको 2 दिन छोड़ देते थे, तो क्या होता था, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दे यूज्ड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शंस जो होती थी 2 फेजेस में होती थी, और 2 फेजेस में मतलब पहले कैल्शियम ऑक्साइड को लेके पानी में मिलाते थे एंड वी यूज्ड टू गेट स्लेक लाइम, ये था आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता था तो हमें बनाता था कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर बनता था। ठीक है, तो ये आपकी जो रिएक्शन है ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होती है, और इसको आप प्लीज याद कर लेना क्योंकि ये आती है रिएक्शंस। नेक्स्ट फॉर्म जो है